AVP 24 न्यूज के परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करते हैं आपका साल मंगलमय हो। AVP 24 न्यूज पे वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। नववर्ष के शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत भारत के कई दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और भारत के राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, नया साल एक नई शुरुआत होता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास को बल देता है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों का समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। आज के दिन आइए हम सब मिलकर प्रेम और करुणा की भावना से एक ऐसा समावेश समाज बनाने की दिशा में काम करें जहां शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। तो वहीं भारत के उपराष्ट्रपति ने अपनी सुबह की शुरुआत चेन्नई में राजभवन में स्थित शिव मंदिर के दर्शन से की और श्री नीलकंठेश्वर स्वामी के शुभ चरणों में अपना शीश झुकाया और भारतवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए नववर्ष की बधाई देते हुए कहा, आने वाला साल सभी के लिए सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। भारत के प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी इंडिया के 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। ये कार्यक्रम शहरी भारत की रूपरेखा बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस समारोह में आवास और शहरी मामलों के हरदीप पुरी समेत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, शहर में रहने वाले गरीब या मध्यम वर्ग सबके सपने बड़े होते हैं, जिसमें उनका अपना घर होता है, जिसमें वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से लोगों का अपने घर को लेकर विश्वास टूट रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, अब देश का फोकस गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर होगा। शहर में रहने वाले लोगों की संवेदना और उनकी भावना को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत में ही घरों के निर्माण की सस्ती और आधुनिक तकनीक विकसित की जाएगी। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेट प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्शन का समय भी कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा सपोर्ट बेस्ड दामों पर ये उपलब्ध हो सकेंगे। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश में काम करने के तौर तरीकों का उत्तम उदाहरण है। इसके पीछे बड़े विजन को समझना होगा। एक समय था जब आवास योजना केंद्र सरकार की प्राथमिकता नहीं थी जितना होना चाहिए। सरकार घर के निर्माण की बिक्री और क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती थी। आज नई ऊर्जा के साथ नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है। ये प्रोजेक्ट लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कनेक्शन को नई दिशा देंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में 365 दिनों में 1000 मकान बनेंगे। इसका मतलब रोजाना 2.5 से 3 मकान बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए विदेश तकनीक का भी सहारा लिया गया है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 37वें दिन भी जारी है। किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है, जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। किसान और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता में किसानों को कुछ सफलता प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगों को स्वीकार कर लिया है। बाकी 2 मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए 4 जनवरी को बैठक बुलाई गई है। किसान संगठनों ने 4 जनवरी तक आंदोलन को रोकने का ऐलान किया है। मौसम का मिजाज दिन पर दिन तीखा होता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी का तापमान 1 डिग्री 1 सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड में भी किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली से लगी सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए 2 बजे बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। शाम को 5 बजे किसान संगठनों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं। किसान मजदूर संघ कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा ने कहा, इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। अगर 4 जनवरी तक इसका कोई हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में हम अपना संघर्ष दुगनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने
9 वर्ष की पूर्व संध्या पर कैंडल लाइट मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा ने बिहार के राजधानी पटना में किसानों पर लाठीचार्ज को प्रदेश की असंवेदनशीलता बताया है। पटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को रोकने के दौरान पुलिस और किसानों की भी झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर कहा, यह उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने आवास योजना के अंतर्गत अवध विहार योजना शहीद पथ लखनऊ में 131 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के शुभ अवसर पर कहा, ये परियोजना पूरी प्रतिबद्धता और समयबद्धता के साथ आवासहीन गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सफल होगी। ये मकान टिकाऊ और आपदारोधी तकनीक से बने हुए होंगे। सरकार प्रवक्ता ने बताया, लखनऊ में 5 टावर्स में 14 जिलों में कुल 1040 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जो अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और भूकंप रोधी होंगे। प्रवक्ता के अनुसार लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को मात्र 5.25 लाख रुपए में 4015 वर्ग फुट एरिया का फ्लैट अगले वर्ष दिया जाएगा, जिसकी कीमत 12,59,000 होगी। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 7,83,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और प्रदेश सरकार भवन निर्माण संबंधित अनुसंधान संस्थान और छात्र प्रौद्योगिकी संस्थानों अभियंताओं में नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मणिपुर नागालैंड की सीमा पर स्थित दजुको रेंज के जंगलों में भीषण आग लगने से काफी नुकसान हुआ। ये आग बेकाबू होकर मणिपुर के सेनापति जिले तक फैल गई, जिसके बाद सेना और एनडीआरएफ की मदद से इस पर काबू पाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दोजुके रेंज में स्थित सेनापति जिले का हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार और पुलिस महानिदेशक LM खोटे भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने दर्दनाक घटना को संज्ञान में लेते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री से फोन पर वार्ता करके राज्य की स्थिति के बारे में जाना और हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने इस वार्ता की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने फोन करके दजुको घाटी के जंगलों में लगी आग की स्थिति की जानकारी ली और स्थिति को जल्द से जल्द काबू में लाने का आश्वासन भी दिया। भारत में टीकाकरण अभियान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। कल भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की संपूर्ण व्यवस्था का पूर्वाभास किया जाना है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर ने टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति भारतीय औद्योगिकी महानियंत्रक के समक्ष आवेदन किया है। इसके मद्देनजर आज बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले BCCI के महानियंत्रक VG सोमानी ने कहा था, भारत में 9 वर्ष पर कोरोना का टीका आ सकता है। सोमानी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि विभाग द्वारा किए गए प्रयास सफल हुए हैं और औद्योगिक अनुसंधान संगठन समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। पहले और दूसरे चरण के उपयोग के लिए आंशिक डेटा को स्वीकार करने के साथ साथ सुरक्षा, प्रभाव और गुणवत्ता को लेकर भी कोई समझौता नहीं किया गया है। गंगा के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा कुंभ वर्ष आज से प्रारंभ हो गया है। हालांकि इस बार कोविड-19 महामारी के चलते कुंभ मेले के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी नदियों में सबसे पावन माने जाने वाली गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु भारत के विभिन्न राज्यों से हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद लोगों को उम्मीद है कि विश्व भर से श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे। ग्रहों की चाल के चलते ये कुंभ 12 वर्ष की बजाय 11 वर्षों में पड़ रहा है। कुंभ 48 दिनों का होता है। आज के दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री उमा भारती ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा करके कोरोना मुक्त भारत की कामना की। स्वामी कैलाशनाथ ब्रह्मचारी महाराज ने माता की चुनरी व नारियल उमा भारती को भेंट किया। उमा भारती ने कोविड-19 महामारी के बीच कुंभ के आयोजन के कार्यों पर संतुष्टि व्यक्त की। उमा भारती ने कहा,
महामारी के बीच कुंभ की तैयारियां करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके बावजूद सरकार ने कुंभ कराने के लिए लगातार प्रयास किए और सरकार के ये प्रयास सराहनीय हैं। आगे उन्होंने कहा, संत महापुरुषों के तप और बल से कुंभ मेला सकुशल और भव्य रूप से संपन्न होगा और महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसके लिए टीका भी लगभग तैयार कर लिया गया है। भारत में जल्द ही टीकाकरण अभियान प्रारंभ होने वाला है। जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि महामारी का संकट खत्म हो जाएगा। भारत में जहां कोरोना के मामलों में दिन पर दिन गिरावट आ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में टीकाकरण अभियान भी जल्द प्रारंभ होने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब विभिन्न देश इस वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीन के आयात और वितरण का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ होगा। WHO चीन की वैक्सीन को भी मंजूरी दे सकता है। ब्रिटेन के बाद अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय समेत अन्य देशों ने भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। WHO की मंजूरी के बाद बचे हुए देश भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस अवसर पर WHO की मैरिया एंगला ने कहा, वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में ये बहुत ही उपयोगी पहल है। विश्व की आबादी की जरूरत को देखते हुए वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। कोरोना महामारी के चलते नववर्ष का जश्न फीका दिखाई दिया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत देश के विभिन्न राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगने के कारण ज्यादातर लोगों ने नववर्ष का स्वागत घरों में रहकर ही किया। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसकी नई स्ट्रेन के मद्देनजर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया था। दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 11 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी रात 11 बजे से 2 जनवरी सुबह 6 बजे तक ये रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है। आदेश में कहा गया कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 दिसंबर को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था वो स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें रात्रि कर्फ्यू भी लगाना शामिल है। शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों ने मध्यरात्रि के इस जश्न के लिए बुकिंग ली थी और नए साल की तैयारियों को भी शुरू कर दिया था, लेकिन रात्रि कर्फ्यू की घोषणा के बाद कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ईश सिंघल ने स्थिति को देखते हुए स्पष्ट कहा, लाइसेंस प्राप्त परिसरों को ही इसमें छूट दी गई है। वो अपने लाइसेंस शर्त के साथ काम करना जारी रख सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्सिट व्यापार समझौते पर सहमति के साथ दोनों देश दोस्त के साथ प्रतिद्वंदी भी बन चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लिए ये बहुत ही यादगार लम्हा है, ये बहुत ही गर्व का क्षण है, पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका अधिकतम लाभ उठाएं। ब्रिटेन के लिए नई राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ये बहुत बेहतर मौका है। अब दुनिया भर में व्यापार का सौदा करने के लिए ब्रिटेन स्वतंत्र है। दोनों पक्ष नए सिरे से शुरुआत करेंगे। इसे दोनों तरफ से रोजमर्रा की जिंदगियों में महसूस किया जाएगा। इसके अलगाव के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नागरिकों ने दूसरे क्षेत्र में रहने के और काम करने के अधिकार खो दिए हैं। अब उन्हें आवर्जन नियमों का पालन करना होगा, जिसमें कार्य वीजा प्राप्त करना प्राथमिकता है, मगर पर्यटकों को छोटी यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी संघ से अलग हो गया है। ब्रिटिश संसद ने इसे 73 के मुकाबले 521 मतों से मंजूरी दी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।